Hello everyone, welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to study about neoclassical theory of organizational behavior. It is an extended, modified or improvement of classical theory. In classical theory, we mainly focused on machines or physical resources. क्लासिकल थ्योरी में मेनली ऑथर्स ने इस बात पे फोकस किया है कि कैसे हम अपनी टेक्निक्स और मशीन्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू देम ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो कांस्टेंट हैं और उनको हम अपने अकॉर्डिंगली या मशीन्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. दे आर होमोजीनियस इन नेचर और उनके लिए स्पेशली उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है. बट इन न्यू क्लासिकल थियोरी वी मेनली फोकस्ड ऑन मैन बिहाइंड मशीन्स कि मशीन्स की एफिशिएंसी जो है वो मैन की बिहेवियर से यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बिहेवियर से भी इफेक्ट होती है. इन क्लासिकल थियोरी वी डिड नॉट अचीव द कंप्लीट प्रोडक्शन और कंप्लीट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कि क्लासिकल थियोरी जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही बिकॉज उसमें हमने कंप्लीट तरीके से एफिशिएंसी और हार्मनी जो है वो अचीव नहीं करी है. दैट्स वाई न्यू क्लासिकल अप्रोच कम्स इन द पिक्चर कि उसमें हमने ह्यूमन रिलेशंस का प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो सब कुछ बीच में हमने एनालाइज किया है. Neoclassical theory is an improvement of classical theory because it focuses on machines or human resources. It focuses on individuals as well as group relations in the management. According to them, managers जो हैं वो rationally एक ही तरीके से हमेशा behave नहीं कर सकते हैं. They cannot follow the constant procedure for every problem. कि हर तरह की प्रॉब्लम जो भी मशीन और फिजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो एक ही टेक्निक के साथ हर बार फॉलो नहीं हो सकती है. जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए. ह्यूमन बिहेवियर को या उनके रिलेशंस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितना हम बाकी के रिसोर्सेज को दे रहे हैं. Thus, there was an increased interest in helping managers for achieving efficiency and effectiveness with the people side of the organization. कि हमें पीपल साइड को भी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी कंसिडर करना है अगर हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव करना चाहते हैं. सिर्फ मशीन्स को सिर्फ टेक्निक्स को बेटर करके हम एफिशिएंसी जो है कंप्लीटली जो है अचीव नहीं कर सकते हैं. Secondly, this theory recognizes the primacy of psychological and social aspects of the workers. It focuses on the importance of individuals as well as group relations in the organization. कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल बिहेवियर का और इंडिविजुअल बिहेवियर इन द ग्रुप्स कि ग्रुप की जो डायनामिक्स हैं ग्रुप्स के जो बिहेवियर हैं उन सब का इफेक्ट जो है उनकी एफिशिएंसी के ऊपर उनके बिहेवियर का उनके पैटर्न का जो इफेक्ट है वो इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन सब के ऊपर पड़ता है. मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम कि वहाँ पे एक अकेला इंसान जो है या एक अकेला मैनेजर काम नहीं कर रहा है. तो एक सोशल सिस्टम है ग्रुप्स में रह के हम लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हैं. सेकेंड इज ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस सोशल सिस्टम कि सोशल सिस्टम में हम किस एलिमेंट को मेन फोकस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर क्योंकि सोसाइटी जो है या जो सोशलाइज हमने करना है वो लोगों के साथ करना है. तो ह्यूमन एलिमेंट को इस थ्योरी में मेनली फोकस किया गया है. थर्ड वन इज इट रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कि ह्यूमन बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. उनके सोशल साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ये सारी नीड्स ये सारे फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं रेलेवेंट है इम्पॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई और टू डिटर्मिन द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर कि एक वर्कर की नीड एक वर्कर की एफिशिएंसी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और वो सारे फैक्टर्स को इस थ्योरी में जो है आइडेंटिफाई किया गया है. नेक्स्ट इज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटर्मिन्ड बाय द इनफॉर्मल ग्रुप of being a member. इनफॉर्मल ग्रुप या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन सब की भी इम्पोर्टेंस है. जब हम क्लासिकल थियोरी पढ़ते हैं वहाँ पे हम फॉर्मल स्ट्रक्चर जो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना होता है एक हायरार्की बनी होती है कि किसने किसके अंडर काम करना है किसने किसको रिपोर्ट करना है वो सब डिसाइडेड होता है. तो उस थियोरी के अलावा उस हायरार्की के अलावा एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जहाँ पे हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं किसी से बात करने के लिए बट वॉलंटरी जो अपनी मर्जी से ग्रुप बनाते हैं एक दूसरे के साथ सोशलाइज करते हैं. उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी इस थियोरी में फोकस किया गया है बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं या इनफॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं
वो एक ह्यूमन बिहेवियर को, एक वहां पे काम करने वाले मैनेजर की एफिशिएंसी को बहुत इफेक्ट करते हैं। एक मैनेजर है, वो रूटीन से अपना काम कर रहा है, बट अगर वो अपने मर्जी से अपनी पसंद के कलीग्स के साथ या अपने पसंद के सबऑर्डिनेट्स के साथ जो है वो सोशलाइज नहीं करेगा, तो वो अपने काम को लेके थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा या थोड़ा सा बोर हो जाएगा, बिकॉज कुछ फन या कुछ एक्टिविटी उसकी पसंद की नहीं है। सो इसलिए इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं उसमें के जो मेंबर्स वो लोग बनते हैं, उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव होती है। Next is the main aim of this theory is to develop social and leadership skills in the workers along with technical skills. क्लासिकल थ्योरी में हमने मेनली फोकस किया था कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल एंड टेलर हाउ कैन वी इम्प्रूव द टेक्निक्स और एफिशिएंसी ऑफ द टेक्निक्स अडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट उन टेक्निक्स को हैंडल करने के लिए या उन टेक्निकल स्किल्स को अचीव करने के साथ साथ एक ह्यूमन में या एक मैनेजर में सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए कि वो कैसे अच्छे से अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को कम्युनिकेट करता है, उनको लीड करता है, उनको मोटिवेट करता है। बिकॉज ये सारे फैक्टर्स भी हमारी एफिशिएंसी को, प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को, इन सबको इफेक्ट करते हैं। तो एक मैनेजर में ये स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, ये इस थ्योरी का मेन फोकस था। And the last one is morale and productivity go hand to hand in the organization. कि आप प्रोडक्टिविटी जो है अपनी सिर्फ मशीन्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके नहीं बढ़ा सकते हो। आपको अपने लेबर, अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उनका मोरल, उनकी मोटिवेशन, उनकी पर्सनल नीड्स या उनके बिहेवियर, उनके ग्रुप्स, उन सबको स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सब कुछ बेटर होगा, उस सब में इम्प्रूवमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी टेक्निकल स्किल्स, उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी है, वो सब कुछ बेटर हो जाएगा। Next is theories of neoclassical approach. There are two theories under this approach. First one is human relation theory. This theory is given by Elton Mayo in 1940. And the second one is behavioral science approach. This approach or this theory was given by Abraham Maslow in 1940. So let's discuss these theories in detail. First one is human relation theory. Neoclassical approach gained importance after the World War I and after the HAWTHORNE experiment done by Elton Mayo. Neoclassical approach mainly human relations के ऊपर focus करती है, and this theory gained importance जब Elton Mayo ने HAWTHORNE experiment करा था. Elton Mayo was considered as father of human relations because he understood the behavior of human, कि किस तरह से एक human के behavior को आसपास वाले फैक्टर्स या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अलावा अदर फैक्टर्स की, पैसों के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो एक ह्यूमन को इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। सो दैट्स व्हाई एल्टन मायो वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी में कि एल्टन मायो जो है वो कौन सी थियोरी में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, या ह्यूमन रिलेशन में किस पर्सन का, किस ऑथर का जो है मेन कंट्रीब्यूशन था। सो एल्टन मायो वाज द आंसर। कि एल्टन मायो ने 1930 और यू कैन से 1924 से लेके 1932 में ये हॉथरन एक्सपेरिमेंट करा था, और उसके बाद से ह्यूमन रिलेशन थियोरी जो कि न्यो क्लासिकल थियोरी का पार्ट है वो फेमस हुई और रिकग्नाइज करी बाकी ऑथर्स ने भी। सो इन ह्यूमन रिलेशन थियोरी हॉथरन एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय एल्टन मायो. In this experiment, the main focused on understanding the human behavior or human relations. This theory determines the social and psychological factors behind the productivity, human satisfaction and their morale. कि इस थियोरी में हमने हॉथरन एक्सपेरिमेंट करा, एल्टन मायो ने हॉथरन एक्सपेरिमेंट करा ये जानने के लिए कि किस तरह से फाइनेंशियल फैक्टर्स के अलावा और फैक्टर्स यानी कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को इफेक्ट करते हैं. It determines the importance of other factors in improving the performance of organization. Other factors also include group relations कि एक ग्रुप में रह के या एक ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, ग्रुप का जो इन्वायरमेंट है, ये सारे फैक्टर्स किस तरह से ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं. ये सब मेन फोकस था एल्टन मायर की थियोरी हॉथरन एक्सपेरिमेंट में. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 4 पार्ट्स में करा. 4 पार्ट्स में इसलिए बिकॉज ईच एक्सपेरिमेंट जो है उससे हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिली या क्लियर ये रिजल्ट नहीं मिला कि कौन से फैक्टर्स ह्यूमंस को ज्यादा इफेक्ट करते हैं.
सो टर्न बाय टर्न इन 6 years में और 6 to 8 years में एल्टन मायो ने ये 4 एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करा. Along with Elton Mayo, Mary Parker, Follett, Douglas MacGeorge, Dixon, etc. were the main contributors in the development of human relations movement. Now we will study the experiments done by Elton Mayo in their Hawthorne experiment. In Hawthorne experiment, Elton Mayo experiment done in 4 parts. In the first part, Illumination experiment. Illumination experiment was done in the year 1924 to 1927. This experiment was done to determine the effect of changes in illumination on productivity. कि लाइट्स में चेंज, इल्यूमिनेशन मीन्स लाइटिंग जो होती है फैक्ट्री में या लाइटिंग से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर. नेक्स्ट इज रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट. This experiment was done in 1927 to 1928 and this was done to determine the changes of working hours. कि वर्किंग आवर्स का चेंज जो होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर. कि अगर हम अपने वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का जो टाइमिंग है, उनके वर्किंग आवर्स हैं, वो अगर चेंज करें या अगर चेंज ना करें, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर. थर्ड एक्सपेरिमेंट वॉज मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम. This program was done in 1928 to 1930 and under this program Elton Mayo interviewed various workers or employees to understand their attitude, beliefs और behavior. कि workers की क्या sentiments होते हैं, उनके क्या values हैं, उनका क्या attitude है काम को लेके या उनकी personal needs को लेके, उसको समझने के लिए workers का जो interview है वो लिया गया और उसके basis पे हमने analysis करी. And the last one is bank wiring observation room experiment. This was the last part of Hawthorne experiment and उसी के basis पे जो है इस theory का main conclusion निकाला गया. This experiment was done in 1931 and 1932 to understand or to determine the effect of social organization at workplace. कि एक जगह पे एक official organization या professional organization में इनफॉर्मल या सोशल पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर या एम्प्लॉयज के बिहेवियर के ऊपर. एक एम्प्लॉय, एक वर्कर किस तरह से इफेक्ट होता है आसपास वाले इन्वायरमेंट से, वर्किंग कंडीशन से, वहां के सोशल सिस्टम से, उस चीज को एनालाइज और डिटर्मिन किया गया हॉथर्न एक्सपेरिमेंट के 4th पार्ट में, दैट इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट. These were the 4 parts of the Hawthorne experiment जो Elton Mayo ने करा था to understand the human relations या human relation या human को कौन से factors affect करते हैं वो जानने के लिए. Sequence of these part और इन parts को कौन से year में किया गया था और उनके conclusions क्या थे, ये questions examination point of view से बहुत important है. So let's discuss these experiments in detail. First one is elimination experiment. This experiment was done in 1924 to 1927 to determine the effect of elimination on the productivity of workers. In this theory या in this experiment we assume that increase of elimination increases the productivity. कि अगर हम लाइटिंग जो है या अदर फिजिकल रिसोर्सेज उसको इंक्रीज करते हैं तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है. ये हमने पहले अज्यूम करा, उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट करा. एक्सपेरिमेंट के लिए वी चोज ग्रुप ऑफ वर्कर्स एंड वी सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स. कि हमने 2 ग्रुप्स बनाए, वन इज नॉर्मल ग्रुप एंड अदर वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. इन द नॉर्मल ग्रुप वी डिडंट चेंज एनी काइंड ऑफ इफेक्ट और एनी काइंड ऑफ लाइटिंग. कि उनको हमने जो नॉर्मल लाइटिंग थी या नॉर्मल जो फिजिकल रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड करते थे उनको उसी इन्वायरमेंट में रखा. On the other hand, experimental group में we changes the illumination effect. कि हम लाइटिंग जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे to know the effect of lighting on their productivity. So one is normal और control group जो same intensity या जो regular intensity of lighting है उसमें काम कर रहे हैं. Other one is experimental group जिसमें हम intensity of lighting जो है वो increase और decrease करेंगे. After the experiment, the researchers found that when they increased the intensity of illumination on experimental group, production increased in both groups. कि दोनों groups में production जो है वो increase हुई जब हमने lighting को increase किया experimental group में. But when we decrease the illumination effect, तब भी दोनों की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई है. दैट मीन्स कि लाइटनिंग कम करने के बाद भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज नहीं हुई, वो नॉर्मल ग्रुप के बराबर ही रही.
तो दोनों की प्रोडक्शन के ऊपर, दोनों की प्रोडक्टिविटी के ऊपर लाइटिंग का, एल्यूमिनेशन इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अनटिल और अनलेस कि हमने लाइटिंग मून लाइट से भी कम नहीं कर दी। दैट मीन्स कि इन सीवियर सिचुएशन की आप लाइटिंग इतनी कम कर दो कि उनको दिखाई भी ना दे ढंग से, तब जाके कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट नजर आना शुरू होता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वर्कर्स की एफिशिएंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी एफिशिएंसी जो है वो अगर एक नॉर्मल ग्रुप की इंक्रीज हो रही है, तो अगर डिक्रीज भी कर दोगे दूसरे ग्रुप की आप लाइटिंग या अदर फिजिकल रिसोर्सेज, तब भी उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. So increase or decrease in lighting or other physical resources did not affect the efficiency or productivity of workers. That's why ये conclusion निकला कि एलिमिनेशन का या अदर फिजिकल रिसोर्सेज का कोई रोल नहीं है ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है जब तक कि कोई सीवियर कंडीशन, सीवियर मींस कि लाइट बिल्कुल ही चली जाए या जो मून लाइट है जिसमें थोड़ा बहुत नजर आता है, आप उससे भी लाइटिंग कम कर दो, तब उस सिचुएशन में हो सकता है कि उनको इफेक्ट पड़े और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो। अदरवाइज उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है लाइटनिंग का। सो एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट से हमें कोई खास कंक्लूजन नहीं मिला। दैट्स व्हाई वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिले टेस्ट असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट। सो इन दिस पार्ट रिसर्चर ने जो है 5 फीमेल्स और 5 ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो है वो चूज करे एंड दे कीप ऑन चेंजिंग देयर वर्किंग आवर्स, कि उनकी वर्किंग आवर्स में चेंजेस करते रहे। जैसे समटाइम्स उनका जो शिफ्ट है वो 9 to 5 और समटाइम्स उनको 4:30 पे उनको फ्री कर दिया और समटाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो इस तरह से वर्किंग आवर्स, रेस्टिंग इंटरवल्स या फूड कंजम्पशन, ये सारे फैक्टर्स उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये जानने के लिए हमने उन ग्रुप ऑफ वर्कर्स और फीमेल ग्रुप के जो वर्कर्स थे उन पे हमने ये एक्सपेरिमेंट करा। And the researcher found that they developed the feeling of belongingness or developed the feeling of responsibility. कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना कि अगर हम उनके वर्किंग आवर्स में चेंज कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंग करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्लोज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन और आपस में। तो एक फ्रेंडली और क्लोज रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होता है एंड दे फील रिस्पॉन्सिबल, कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन होता है कि अगर उनके ऊपर कोई काम दिया जा रहा है, उनके ऊपर अगर विश्वास किया जा रहा है कि उन्होंने अगर आज अच्छा काम किया है या अगर वो सही से काम कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हम टाइम चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से उनके बीच में ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अराइज होती है। बट जिस पर्पस के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करा था उसके लिए कंक्लूजन ये निकला कि वर्किंग आवर्स का या चेंज इन वर्किंग आवर्स का ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। द रिजल्ट्स ऑफ रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी बिकॉज उसमें हमें ये नहीं पता लगा कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे बेटर हो रहे हैं या उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे रिलेट कर रही है ह्यूमन रिलेशन से। So that's why Elton Mayo done the third part of the experiment, which is called mass interviewing program. Under this part, Elton Mayo interviewed about 20,000 workers during 1928 to 1930. In this interview, he wanted to know कि workers कैसा feel करते हैं towards the organization, उनकी sentiments क्या हैं, उनकी beliefs क्या हैं, and what about their feelings towards companies, rules, organizations, insurance plans, compensation management, इन सब के बारे में employees क्या सोचते हैं, कैसा feel करते हैं, इन सब के क्वेश्चंस जो हैं उस इंटरव्यू में पूछे गए। इनिशियली डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड कि कैसा वो फील कर रहे हैं, वर दे थिंक दैट दीज रूल्स आर फेयर, और ये रूल्स में वो फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। द मेन पर्पज वॉज टू नो कि किस तरह से उनकी बिलीव्स, उनके सेंटिमेंट्स या कौन से फैक्टर्स उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। सो रिसर्चर्स फाउंड दैट सोशल फैक्टर्स यानी कि ग्रुप फॉर्मिंग और ग्रुप रिलेशंस जो हैं वो उनकी एफिशिएंसी को या उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ता है। बट द रिजल्ट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी, इसीलिए फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट करना पड़ा। अंडर द फोर्थ पार्ट ऑफ एल्टन मायोस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट वाज डन। This experiment was done in 1931 to 1932 to understand the impact of small groups on the individual, कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर ग्रुप का या ग्रुप की परफॉर्मेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। Under this experiment, a group of 14 workers were made and the group task was given.
The task was related to the assembly of terminal banks for the use of telephone exchanges. टेलीफोन एक्सचेंज की कुछ इक्विपमेंट्स की वायर को अटैच करने का टास्क था, जो एक 14 मेंबर्स के ग्रुप को प्रोवाइड किया गया. इन दिस टास्क आर्ली वेजेस ऑफ ईच वर्कर वॉज फिक्स्ड, कि एक वर्कर को घंटे के कितने पैसे मिलेंगे वो फिक्स था. बट द बोनस वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, कि ग्रुप किस तरह से परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंगली बोनस और इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे. द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस टास्क वाज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप बिहेवियर, और ग्रुप का प्रेशर कितना है एक इंडिविजुअल के ऊपर. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो प्रेशराइज करेंगे लेस एफिशिएंट वर्कर्स को टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस, सो दैट कि उनका होल ग्रुप वो अच्छा परफॉर्म कर सके और वो ग्रुप इंसेंटिव्स जो हैं वो अर्न कर सकें. सो ऑथर्स की या रिसर्चर्स की स्ट्रैटेजी वॉज जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो लेस एफिशिएंट वर्कर्स को प्रेशराइज करेंगे एंड टेक द एडवांटेज ऑफ इंसेंटिव प्लान, कि वो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए उनको प्रेशराइज करेंगे और इंसेंटिव प्लान के बेनिफिट्स जो है वो अर्न करेंगे. बट द स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क आउट, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था या एल्टन मायो ने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट्स नहीं आए. इंस्टेड ऑफ दैट द ग्रुप मेड देयर ओन स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट. उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए कि उन्होंने इतना ही प्रोडक्शन करना है, इस तरह से ही बिहेव करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करनी है. उनके अपने बिलीव्स, अपने जो रिलेशंस हैं वो बेटर हुए, उन्होंने अपने तरीके से फॉर्म कर लिए. एंड दे गेव वेरियस रीजंस फॉर दिस बिहेवियर, जैसे कि डिजायर टू प्रोटेक्ट स्लो वर्कर्स की परफॉर्मेंस को प्रोटेक्ट करना था, हम उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना एक लो स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट जो है वो डेवलप कर लिया. दे डेवलप्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लो आउटपुट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि उनको ये डर था कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर वो उनका पूरा ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उनमें से किसी को जॉब से निकाल दिया जाएगा. तो दैट्स वाई उन्होंने पूरी ग्रुप की परफॉर्मेंस को ही डाउन रखा, कि अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा एटलीस्ट फिक्स्ड वेजेस हमें मिल रहे हैं, हम उसी में ही सेटिस्फाई रहेंगे. अदर फैक्टर्स जो हैं वो उनको ज़रूर इफेक्ट कर रहे थे, बट जो एक मॉनेटरी बेनिफिट हमने उनको देने की कोशिश करी, कि एक लालच देने की कोशिश करी कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर आप एज अ ग्रुप अच्छा परफॉर्म करते हो, वो चीज़ जो है वो वर्कआउट नहीं करी. क्योंकि एक ह्यूमन को ज़रूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियल मोटिव्स दे के ही इफेक्ट कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं. अदर बिहेवियर या अदर फैक्टर्स जो है वो भी इम्पैक्ट करते हैं, और वही इस थ्योरी के कंक्लूजन से निकल के आया है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट डन बाय एल्टन मायो. First one is social unit. According to the research, it is concluded that organization is not only a techno-economic unit, कि वो सिर्फ टेक्निक्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिलेटेड नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ सोशल यूनिट, जहाँ पे मेन और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनके रिलेशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस. जैसे कि रिले असेंबली रूम में या बैंक वायरिंग वाले में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हुई थी विद देयर ग्रुप रिलेशंस और विद देयर रिलेशंस विद द अदर पीपल, ना कि जो एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो ने करा था कि वर्किंग आवर्स का या फाइनेंशियल मोटिव देके, इन सब चीज़ों से उनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुई है. इंस्टेड ऑफ दैट जो उनके आपस की बॉन्डिंग थी, अपने जो रिलेशंस थी वो बेटर हुए थे. तो सोशल यूनिट यानी कि सोशल फैक्टर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज ग्रुप इन्फ्लुएंस. तो ग्रुप इन्फ्लुएंस तो है ही, कि अगर एक इंडिविजुअल अकेला काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है उससे अकॉर्डिंगली होगी, बट अगर वो एक ग्रुप में काम कर रहा है तो ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस है, ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो भी उसको इम्पैक्ट करेगी, जो कि बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट पे हुआ. बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में जो हाईली एफिशिएंट वर्कर्स थे उन्होंने भी अपना स्टैंडर्ड जो है वो डाउन किया, सो दैट कि वो सबके साथ मिल के काम कर सकें. तो इस तरह से ग्रुप की जो इन्फ्लुएंस है, ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है, वो उसमें काम करने वाले हर एक वर्कर, हर एक मेंबर से इफेक्ट होती है, और उसका जो रिजल्ट है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी पड़ता है. नेक्स्ट इज ग्रुप बिहेवियर. तो मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड दैट ग्रुप बिहेवियर जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है. सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को नहीं हमने स्टडी करना है, इंडिविजुअल का विद द ग्रुप रिलेशंस क्या है, एक इंडिविजुअल का ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा डायनामिक है किसी ग्रुप में, वो सब कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है. एंड द नेक्स्ट इज मोटिवेशन.
सो ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ फाइनेंशियली तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं. देयर कैन ऑल्सो बी अ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज देयर बिहेवियर और देयर पर्सनल नीड्स, कि आप उनकी पर्सनल नीड्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल, पैसों के अलावा उनकी और क्या पर्सनल नीड्स हैं, उसके थ्रू भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो. नेक्स्ट कंक्लूजन इज सुपरविजन. So according to Elton Mayo, supervision is also an important aspect to improve the performance of workers. If the supervisor is friendly and focuses on social problems of the workers, तो वो भी उसके साथ अच्छे से cooperate करेंगे और better तरीके से perform कर पाएंगे. The next one is working conditions. So according to the research, working conditions also improve the performance of the workers. कि अगर आप उनको working conditions अच्छे provide करोगे, हमने इल्यूमिनेशन इफेक्ट पढ़ा, हमने रिले असेंबली रूम पढ़ा, उन दोनों में हमने उनकी वर्किंग कंडीशन या जो इन्वायरमेंट था उसमें चेंजेस लेके आ रहे थे. तो उन चेंजेस की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उनके जो बिहेवियर था, उनका जो रिलेशंस था एक दूसरे के साथ, वो इंक्रीज हुआ. दे डेवलप्ड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इस तरह से वर्किंग कंडीशंस किस तरह की हैं वो भी उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली जो है इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय मोरल. सो एम्प्लॉयज की मोरल को इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो इनफ नहीं है. उनके जो रिलेशन, उनके जो अदर फैक्टर्स हैं, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन. So according to the research, it was concluded that communication to the workers, कि किस तरीके से या किस बेसिस पे वो रिजल्ट्स लिए गए हैं, वो अगर हम अपने वर्कर्स को अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. कि अगर वर्कर्स को द लॉजिक बिहाइंड द डिसीजन एंड इफ वी अलाउड देम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, सो वो और ज़्यादा अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करेंगे या बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होगी उनके बीच में, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा, उनको मोटिवेट करेगा अच्छा काम करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज बैलेंस्ड अप्रोच. एज वी सेड कि नियो क्लासिकल अप्रोच वाज द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लासिकल अप्रोच. तो क्लासिकल अप्रोच में हमने सिर्फ मशीन्स और टेक्निकल पार्ट्स के ऊपर फोकस किया था, एंड इन दिस अप्रोच वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, मैन बिहाइंड द मशीन्स. सो इस अप्रोच में सिर्फ ह्यूमन के ऊपर नहीं, अलॉन्ग विद द क्लासिकल थियरी, अलॉन्ग विद द टेक्निक्स एंड मशीन्स, वी सेट कि आपको ह्यूमन रिलेशंस या उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडर करना है, दोनों को बैलेंस लेके चलना है. देयर कांट बी ओनली वन फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन या वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है. देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स एंड देयर मस्ट बी अ बैलेंस्ड अप्रोच. सो आपको टेक्निकल फैक्टर्स के अलावा, टेक्निकल स्किल्स के अलावा, मैनेजरियल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स या ह्यूमन रिलेशंस, इन सब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्टन मायोस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन रिलेशंस थियोरी और न्यू क्लासिकल थियोरी का मेन पार्ट ही हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है. Next one is behavioral science approach. This theory combines elements of anthropology, psychology, and sociology to understand or to provide the basis for understanding the human behavior. कि human behavior को कौन कौन सी factors affect करते हैं, वो जानने के लिए ये theory जो है वो establish करी गई. According to this theory, human behavior is affected by various needs like growth needs, self-actualization needs, basic needs. तो एक ह्यूमन को, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बहुत सारी नीड्स या बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मोटिवेट करते हैं, एंड दोज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, बिकॉज अगर हम वो फैक्टर्स की एनालिसिस या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर नहीं करेंगे तो हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. यूजली मैनेजर्स नो ओनली वन वे टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, दैट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन, कि उनको आप पैसों का बोनस आप प्रोवाइड कर दो, उनको आप इंसेंटिव्स दे दो, अलाउंसेस दे दो. दीज आर द ओनली मेथड जो एक मैनेजर सोचता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है. बट देयर आर अदर नीड्स, अदर साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स जो उनको मोटिवेट कर सकती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकती हैं. दिस बिहेवियरल साइंस अप्रोच मेनली फोकसेस ऑन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन नीड्स.
कि ह्यूमन नीड्स किस तरह से होती हैं और किस तरह से वो उनके बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं. मेन कंट्रीब्यूशन वाज डन बाय अब्राहम मैस्लो इन 1940 and he gives the hierarchy need theory. So according to Maslow's need hierarchy theory, there are 5 needs which can motivate the employees. बट दीज 5 नीड्स नीड टू बी इन हायरार्की, कि एक हायरार्की फॉलो होना चाहिए, एक सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए नीड्स का, और एम्प्लॉयज इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही मोटिवेट होते हैं. एम्प्लॉय कैन नॉट मूव टू द सेकेंड नीड इफ द प्रीवियस वन इज नॉट सेटिस्फाइड, कि अगर पिछली वाली जो नीड है, फर्स्ट जो नीड है, वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो सेकेंड के ऊपर मूव नहीं करेगा. एंड देयर इज ऑल्सो अनदर असम्पशन दैट once a satisfied need cannot motivate the employer longer, कि एक बार जो नीड जो है उनकी सेटिस्फाई हो गई, वो उनको और मोटिवेट नहीं कर सकती है, उनको मूव करना ही पड़ेगा. एक ही चीज के लिए आप एम्प्लॉय को बार बार मोटिवेट नहीं कर सकते हो. वंस उनकी कोई नीड जो है या कोई भी स्पेसिफिक डिजायर है वो अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो सेम चीज, सेम पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं होता है. ऑर्गेनाइजेशन में या एम्प्लॉयज का जनरल बिहेवियर वो सेट नहीं है, वो एक फिक्स नहीं है, वो डायनामिक है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड एम्प्लॉयज कीप्स ऑन मूविंग टू द वेरियस नीड्स. तो फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. दीज आर द बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड, शेल्टर, ये सब जो है बेसिक नीड्स हैं, बेसिक डिजायर्स हैं ह्यूमन बींग्स की या एम्प्लॉय की. सो ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले उनकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. उनकी जो हंगर है, उनकी थर्स्ट है, या जो भी बेसिक नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट है, उतना उनको वेजेस, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए सो दैट कि वो और कुछ के बारे में सोच सके. अगर एक एम्प्लॉय की बेसिक नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं होंगी, अगर उनको रहने के लिए घर या खाने के लिए खाना नहीं मिल पाएगा, तो वो अपनी जॉब या आसपास वाली चीजों से कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे. ऑर्गेनाइजेशन में उनको जितना मर्जी आप अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दो, अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर दो, या अच्छा इनफॉर्मल ग्रुप उनको प्रोवाइड कर दो, या उनकी ट्रेनिंग लगवा दो, बट ये सारी चीजें उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी जब तक कि उनकी बेसिक नीड्स आप उनको इतना नहीं पे कर रहे हो जिससे कि वो अपने घर का खाना और घर का अरेंजमेंट कर सके. सो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो उनकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो नेक्स्ट वाले लेवल पे मूव करेंगे. नेक्स्ट आर सेफ्टी नीड्स. वंस देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज वांटेड देयर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन दे वांट कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स. वो चाहते हैं कि उनकी जो फ्यूचर है, उनका जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी सिक्योर हो जाए. दे वांट प्रिडिक्टेबिलिटी इन देयर लाइव्स, कि उनको इनसिक्योर नहीं रहना है, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, एक ऑर्डर में उनकी लाइफ चले, वो डिजायर करते हैं. तो इनकी वो नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे तरीकों से, जैसे बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस, बाय प्रोवाइडिंग पेंशन प्लान्स, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उनको स्टेबिलिटी, उनको जॉब सिक्योरिटी, वो सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. आफ्टर द सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, ह्यूमन वॉन्ट्स बिलोंगिंगनेस. उनकी सोशल नीड्स जो है वो अराइज होती हैं, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, कि वो अकेले काम नहीं कर सकता है. नाउ दे वांट द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए. ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, ये सारे रिलेशंस जो हैं वो बॉन्ड हो, वहाँ पे वो बिल्ड हो उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ग्रुप मेंबर के साथ. सो ये नीड्स को सेटिस्फाई करना भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके लिए वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ग्रुप्स, इन सबको स्टैब्लिश कर सकते हैं, या वेरियस टाइम पे वो पार्टीज एंड कोई भी और इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिनसे कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके और अपनी सोशल नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सके. मूविंग ऑन टू द फोर्थ लेवल ऑफ हायरार्की, दैट इज एस्टीम नीड्स. Esteem needs involve self-worth, achievement और any kind of respect. So organization में जब हमारी social needs satisfy हो जाती हैं तब हम अपनी esteem needs के बारे में सोचते हैं. Maslow classify esteem needs into 2 categories. फर्स्ट वन इज डिजायर फॉर वन सेल्फ, कि आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप अपने लिए इंडिपेंडेंस, आप अपनी अचीवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम को रिकग्नाइज किया जाए, आप इंडिपेंडेंटली या आपको डिसीजंस लेने की थोड़ी बहुत पावर दी जाए. तो आप अपने लिए रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये डिजायर करते हो. And the second one is desire for dignity, desire for respect और reputation from others, कि आपके काम को दूसरे लोग कितना recognize कर रहे हैं, दूसरों से आपको कितनी respect मिल रही है, या आपका status क्या है organization में, एक prestige,
ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो उनकी नीड्स को या उनके बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। अगर एम्प्लॉय को जो है रिकग्नाइजेशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं वो पसंद करेंगे, एक रिस्पेक्ट देंगे, तो उनकी ये स्टीम नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की नीड, और इस लेवल पे आप सीख करते हो कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ कैसे करनी है, आप पर्सनली कैसे डेवलप हो सकते हो, आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्सपेक्ट करते हो, सो दैट कि जो काम आप अभी कर रहे हो उसमें आप कैसे एडवांस हो सकते हो। जब आपको एक एप्रिसिएशन मिल जाएगा, एस्टीम नीड्स आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी, देन एम्प्लॉय स्टार्ट सीकिंग रिस्पेक्ट, स्टार्ट सीकिंग पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि वो पर्सनल लेवल पे किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, उनको वर्कशॉप, सेमिनार्स, इन सब के ऊपर सेंड कर सकती हैं। जैसे कि एक वर्कर जो है वो 2-3 साल से सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अब उनको वो मार्केटिंग या परचेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न द स्किल्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो वो इस तरह से मल्टीटास्किंग या मल्टी स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, वो और काम भी सीख पाएंगे। सो उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब उनकी सारी प्रीवियस नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं कि मैं 10 साल से एक जगह पे काम कर रहा हूँ, एक ही तरह का काम कर रहा हूँ और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। नो डाउट सैलरी इंक्रीज हुई है, नो डाउट रिकग्नाइजेशन है, सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एक अच्छा सर्कल भी बन गया है, वहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट फिर भी वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे बिकॉज उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं। तो उस टाइम पे उनकी ये नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को उनके लिए डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए, तभी हम उनके बिहेवियर को या उनके एक्शंस को मोटिवेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नियो क्लासिकल थियरीज, दैट इज human relation theory and behavioral science theory. So if you like this video, you can hit the like button, and if there is any query, you can write it in the comment box. Thank you.